बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्का हक को एक साल गुजर चुका है और एक साल के बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है, कौन है जो जंग चाहता है, कौन है जो जंगी जुनून में मुब्तला है, कौन है जो अपनी सफारती परवास को ऊंचा कर चुका है, कौन ऐसे दुनिया पहचानती है कि वो अमन का दाई है। अमन के लिए अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद की तरफ देखा जा सकता है। बात करेंगे आज के प्रोग्राम में मार्का हक का एक साल मुकम्मल होने पे और फिर साथ साथ अमेरिका, ईरान और फिर उस सारे तनाज़े से जुड़े पाकिस्तान में अमन मुज़ाकरात के मुस्तकबिल को। मेरे साथ मौजूद सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार रऊफ़ क्लासा साहब। क्लासा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त, साथ में ज्वाइन किया इफ्तिखार अहमद साहब ने। इफ्तिखार साहब आपका भी शुक्रिया। इफ्तिखार साहब सर थोड़ा सा तमीद आपकी तरफ से आ जाए, फिर क्लासा साहब की तरफ उसके बाद चला जाऊँगा। सर अस्करी, सिफारती, सियासी, समाजी जो भी पहलू दुनिया के अंदर मौजूद हैं, जितनी भी डायमेंशंस मौजूद हैं, वो तमाम क्या रिज़ल्ट देती हैं एक साल गुजरने के बाद, जिसको हम मार्का हक और इंडिया जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से याद करता है। तो आज हम कहाँ खड़े हैं इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात को लेके, इसका मुस्तकबिल क्या होगा हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात का, और फिर जो सबसे अहम सवाल है कि इसके क्या असरात मुरतब हुए इस पूरी जंग के। देखिए, जहाँ तक हिंदुस्तान के हवाले से आपका सवाल है, वहाँ पे हालात पाकिस्तान के खिलाफ और ज़्यादा हो गए हैं और ख़ास तौर पे जो बंगाल में जो इंतखाबी नताइज आए हैं, जहाँ पे बीजेपी ने स्वीप किया है और ममता बनर्जी की पार्टी को बुरी तरह शिकस्त हुई है, हमें उसको अपने सामने रखना होगा। दूसरी बात है कि अब बाकायदा तौर पे हिंदुस्तानी फौज इस बात का ऐलान कर रही है कि उन्होंने पिछले साल के वाक़यात के पेश नज़र कुछ लर्न किया है और उनका जो अपना बाहमी कोऑर्डिनेशन है, उनकी जो फोर्सेस हैं, उसके अंदर नई पॉलिसीज़ का भी आगाज़ किया है और उस पर वो वर्क कर रहे हैं। और ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें इस पर नज़र रखनी चाहिए। जहाँ तक सफारती ताल्लुकात ठीक है, जो ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दरमियान एक इसका इख्तिलाफ है और बड़ी शदीद नोयत का है, उसमें हमने एक किरदार अदा तो किया है, लेकिन अभी उसके हतमी नताइज के बारे में कहना बहुत मुश्किल है कि तो क्या होंगे। ड्राफ्ट हमारे पास भी है, ड्राफ्ट यूएसए के ने जो भेजा है उसके बारे में भी हम जानते हैं, लेकिन क्योंकि हमने फैसला नहीं करना, फैसला ईरान ने करना है अपने मुल्की मफादात को देख के। ये तो सफारती ताल्लुकात होगी और ये खिते में एक नई ताकत इमर्ज हो सकती है जो सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान के हवाले से, ईरान के हवाले से एक नया ब्लॉक बन सकता है, सपोर्टेड बाय चाइना एंड रशिया। बिल्कुल ये नजर आ रहा है, लेकिन हमारे इक़्तिसादी हालात बहुत बुरे हैं। आम आदमी जो है, जो असल में इस मुल्क का मालिक है, उसके हालात बिल्कुल हर आने वाले दिन में बदतर होते जा रहे हैं और उसके लिए ज़िंदगी के जो आम चीज़ें हैं उनका हसूल भी मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा बहुत कम मैंने देखा अपनी 70 साल उम्र के अंदर के ऐसी सूरत हाल पैदा हुई हो। अभी गंदम की नई फसल आ रही है और उसके आने के साथ ही बजाय आटे की कीमतें कम होती, आटे की कीमतें बढ़ गई हैं और वो आम आदमी के अब काबू में भी नहीं है। ये बुनियादी चीज़ें होती हैं आदमी के लिए, तेल, मिट्टी का तेल, गैस, बिजली और उसके लिए खुराक के लिए गंदम, चावल, इनकी जो कीमतें हैं वो आपके सामने हैं, आप खुद भी फेस करते होंगे। अगर आपको कोई दिलचस्पी हो अपने घर के मामलात में तो आपको पता होगा बहुत मुश्किल, बहुत एक ऐसा फील्ड है जिसमें मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कोई कामयाबी नहीं है और ना ही कोई इस किस्म का हौसला दिया जा रहा। माशो है अगर मुझे आप 100 रुपया दे दें सब्सिडी के तौर पर कि मैं पेट्रोल डलवा लूँ मोटरसाइकिल में, फिर उसके बारे में सब्सिडी वापस दे दी जाए, इस किस्म के तरीकों से तो मामलात आगे नहीं चलते नजर आते हैं। तो आपके सवाल तो थे, मेरे ख्याल में उनका जवाब ये बनता जो मैंने आपसे शेयर किया। ठीक हो गया। क्लासा साहब, आप एक एंटी वॉर नैरेटिव लेके चले थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि लास्ट ईयर जिस वक्त जंग होने वाली थी, आपने कई दफ़ा लोगों को कहा कि ये जंग वंग जो है वो मसाइल का हल नहीं होती,
मतलब जो मेरी फील है वो ये है कि आप एक एंटी वॉर नैरेटिव के साथ अपने शोज़ के अंदर आते रहे। आज एक साल गुजर गया है सर, वो सारी सूरत हाल ज़ाहिर है कि उसमें कुछ अपडेट भी हो गई होंगी चीज़ें, कुछ चीज़ें मैं मिस भी कर गया हूँगा कि ज़ाहिर है कि जो आपके नैरेटिव के हवाले से होंगी। तो आज एक साल गुजरने के बाद आप अपने उस ख्याल को कहाँ खड़ा देखते हैं कि जहाँ मिसाइल आपकी तरफ पहले आए थे, बरामूस आपके मुल्क के ऊपर पहले फायर हुए थे, फिर पाकिस्तान का जवाब था, उस सारे मामलात में आप कहाँ देखते हैं कि पाकिस्तान ने रिस्ट्रेन किया, पाकिस्तान ने समझदारी का मुजाहरा किया, कहाँ पर पाकिस्तान ने सियासी तौर पर, सफारती तौर पर कामयाबी हासिल की और कहाँ पर जो है वो थोड़ा सा गैप रह गया? फवाद भी बहुत शुक्रिया। पहली तो खुशी मुझे ये हुई है कि चलें पाकिस्तान में कोई एक आध तो बंदा है, प्रोफेशनल है, जो हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को याद रखते हैं कि हम कहाँ खड़े थे, क्या पोजीशन थी। मैं एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि आपने इस बात को याद रखा कि हम उन लोगों में से हैं जो इतने बड़े बुरे हालात में भी हम एंटी वार बात करते हैं। हर सेनर आदमी यही बात करेगा, कोई भी अक्लमंद आदमी नहीं कहेगा जंगें होनी चाहिए, तबाहियाँ, बर्बादी। आम इंसान जिनकी बात अभी इफ्तिखार साहब भी कह रहे थे, पहले थोड़ी गुर्बत है, मसाइल है, हिंदुस्तान देख लें, पाकिस्तान देख लें, और बाज़ बड़ा दुख भी होता है जब हम एक नई जो हम देख रहे हैं वेपन असले की एक नई जंग शुरू हो रही है, मतलब वेपनाइजेशन, जिस तरह का असला ख़रीदा जा रहा है, भारत ले रहा है, साहब हमने अपना डिफेंस करना है, हम ले रहे हैं। सो दौड़ जो लग गई है ना, इट हर्ट्स। जिनकी तरफ अभी इफ्तिखार साहब ने इशारा भी किया, हमारे यहाँ पे गुर्बत है, भारत में इससे भी ज़्यादा वो दिखाते नहीं है, हमारे सामने चीज़ आते नहीं। उनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है, उनके हालात हमारे सामने ठीक है, 30-40 करोड़ की उनकी एक मिडिल क्लास है, परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी जो हमें दुनिया को भी नज़र आती है। फिर उसके बाद इकानमी उनकी हमसे बहुत बेहतर है, उनके $700 बिलियन का उनके पास फॉरेन रिजर्व्स हैं। अच्छा, दुनिया का हर मुल्क, हर ब्रांड जाना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्योंकि परचेजिंग पावर, इट्स ए बिग कंट्री। सो वो चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारी हमें गुर्बत भी वहाँ पर नज़र आती है, जो वहाँ पर आम आदमी को वहाँ डिवॉल्ट करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ भी कर दिया जाता है कि जो आपके पास एक स्टेज पे हल ये रह जाता है, जंग लड़ ली जाए। इसी जिस जंग की बात कर रहे थे पिछले साल, ये इन्हीं दिनों में मेरा ये ख्याल था उस वक्त कि शायद ये जंग जो है नहीं होगी। माई व्यू, आई स्टैंड करेक्टेड या मैं गलत साबित हो, क्योंकि उस वक्त IPL चल रहा था, अगर आपको याद हो। इंडिया में इतनी बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, मार्केट है, क्रिकेट है, पैसा है। तो मेरा ख्याल था कि नहीं करेंगे इस वक्त, कम से कम IPL के होते हुए काम नहीं करेंगे। आजकल भी IPL चल रहा है वहाँ पे, इसके बावजूद अटैक किया गया और जो कुछ हुआ, जैसे आपने बताया उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, उसको 1 मिनट के लिए साइड पे छोड़ते हैं। सवाल ये है कि 1 साल बाद अगर हम आज यहाँ से बैठ के देखें इंडिया को क्या हासिल हुआ, पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ, अब आप थोड़ा सा बैठ के इसका एनालिसिस कर सकते हैं। उस वक्त ये बात हो रही थी कि जनाब के बिहार में इलेक्शन आ रहे थे करीब, उसके बाद हमने देखा असम में आ रहे थे, अभी वेस्ट बंगाल में आ रहे थे, फिर आपकी 1-2 और रियासतों में आ रहे थे। तो इंडिया में एक बड़ा मशहूर नारा है, आपने इफ्तिखार साहब ने भी सुना होगा, वो कहते हैं जो ही वहाँ पाकिस्तान बैशिंग शुरू होती है, पाकिस्तान को गाली गलौज देना, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगना या एक जंगी माहौल पैदा करना, तो वहाँ पर एक सवाल पूछती है अपोजिशन, वो पूछते कुछ चुनाव तो नहीं हो रहा, इलेक्शन तो नहीं होने वाले इंडिया में। ये बड़ा मशहूर वहाँ पर अपोजिशन उनकी कहती है। आप नोट कर लें, इस जंग की जब पूरी दुनिया कह रही थी कोई सबूत नहीं है, पाकिस्तान आपके साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है, कोई इंटरनेशनल बॉडी बना लें, अक़वाम मुत्तहिदा से करवा लें, वट एवर यू लाइक, उन्होंने कहा नहीं जी हमने तो जंग लड़नी है। आज आपको नज़र आना चाहिए ये जंग जो है मोदी साहब को या BJP को ज़रूरत थी, और जो उन्होंने सोच के जंग लड़ी थी, हम उसका कुछ भी कहते रहे। उसके बाद ट्रंप साहब वो बेशक कहते रहे जी 11 जहाज़ गिर गए, 7 गिर गए, 6 गिर गए, पूरी दुनिया के, ये पाकिस्तान ने उनको मैचिंग रिस्पांस दिया, छोटा मुल्क था हर हवाले से, लेकिन फिर भी उन्होंने इंडिया को पूरा उनको मजबूर कर दिया ये बैक फुट पे जाने पे। रफेल तैयारे जो बहुत बड़े 60,000 करोड़ के लेकर एक जदीद मशीनरी पाकिस्तान से लड़ने आए थे, और उसके बाद पहली ही रात के बाद उन्हें ग्राउंड बनना पड़ गया। ये सारी बातें अपनी जगह दुनिया भी इनको एंडोर्स कर रही है, लेकिन उनका जो ऑब्जेक्टिव था मोदी साहब का इस जंग को छेड़ने का, वो पूरा हुआ है मुझसे अगर पूछें। इसका पॉलिटिकल पर्पस था, उन्होंने इस पॉलिटिकल पर्पस को सामने रख के जंग लड़ी थी। उनका कोई मकसद कोई पाकिस्तान को वो करना नहीं था, कोई खुदा ना खासा फतह करना, यहाँ पे पाकिस्तान पे आके कब्जे करना, उन्हें पता था कि नहीं कर सकते थे, दे न्यू दैट। उन्हें एक मुख्तसर सी 3-4 दिन की जंग चाहिए थी सर, जो मिली उन्हें। हम पे इम्पोज है, हमने रिस्पॉन्ड करना था, हमारी मजबूरी थी, हम ये भी नहीं कह सकते जी हमने क्यों जवाब नहीं दिया, देना था। उन्होंने 3-4 रियासतों में पिछले 1 साल में इलेक्शन जीत लिए हैं सर, और नारे आप उनके जरा अगर थोड़े फॉलो आपने यकीनन किए होंगे, इफ्तिखार साहब ने भी, नारे उनके साथ है, देश के साथ हैं, गद्दारों के साथ हैं। ये नारा था बंगाल में, वेस्ट बंगाल के साथ,
बिल्कुल जहां से इन्होंने जीता है। 34 साल पहले कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे रही है, अब पिछले 15-16 साल से ममता बनर्जी थी। उन्होंने पहली दफा बीजेपी ने मतलब वेस्ट बंगाल में साउथ में जाकर इतना बड़ा अपसेट के, चले बिहार असम इनको अब जरा साइड पे कर देते हैं, साउथ में जाके अब तक सेंटर और नॉर्थ में ये बीजेपी ये डोमिनेंट थी यहाँ पे जो नजर आती थी आपको। अब उन्होंने जाके साउथ में बॉर्डरिंग बांग्लादेश की, मेरा ख्याल है 21-2200 किलोमीटर का उनका बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। उनके नारे देखें सर, वो टोटल एंटी मतलब है। उन्होंने वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे, वहाँ पे जो आपके रेफ्यूजीज आते हैं बंगालियों के नाम पे मज़ीद नफरत, मज़ीद उन्होंने। और सारा इलेक्शन जो है बिहार का देख लें, असम का देख लें, आप वेस्ट बंगाल का देख लें, टोटल पाकिस्तान के नाम पे, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे लड़ा गया। और उनके मकसद जो थे वो उन्होंने अचीव किए हैं। ये मतलब है मोदी साहब की स्ट्रेटजी जो थी कि 3-4 दिन हम लड़ेंगे, वो कोई 2-4 हम मारेंगे, 2-4 वो मार देंगे, बराबर पे काम छूट जाएगा, हम कहेंगे हम जीत गए, पाकिस्तान कहेगा आप जीत गए, दुनिया दरमियान में पड़ जाएगी। सो इट वाज वेरी कैलकुलेटेड। वो कहते हैं ना कि जब कोई वाकया हो जाता है देन यू आर इन ए पोजीशन टू एनालाइज इट। 1 साल बाद आज मैं नताइज देख के कह रहा हूँ 4 रियासतों के, मतलब वेस्ट बंगाल में कौन सोच सकता था, आप बताएं कितना दूर, जहाँ पे उनकी पेनिट्रेशन ही नहीं थी। सो ये पाकिस्तान के साथ जो जंग लड़, अच्छा पाकिस्तान में अगर हम देखें, पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा फायदा हुआ है, दोनों मुल्कों ने गेन किया। अगर मुझसे पूछे, हो सकते हैं हमारे कोई सुनने वालों को शायद ये बात बड़ी अजीब सी लगे कि हमारे यहाँ जो एक एहसास कमतरी था हमारे जैसे लोग में था, मुझे मानने में हर्ज नहीं है। हम समझते थे भारत बहुत बड़ी फौजी पावर है, हम सिर्फ कन्वेंशनल वार नहीं लड़ सकते, खुदा ना खास अल्टीमेटली हमें न्यूक्लियर पे जाना चाहिए, अगर जाना पड़ेगा, जो मतलब जिससे पूरी दुनिया डरती थी हम भी डरते थे, जिक्र नहीं करना चाहिए था। हमने ये पहली दफ़ा साबित किया कि भारत के साथ कन्वेंशनल वार भी हम लड़ सकते हैं और हम उसको जीत भी सकते हैं, हम उनके जहाज भी गिरा सकते हैं। कुड हैव थॉट, मतलब कौन सोच सकता था भारत की इतनी माइट, इतनी ताकत, इतनी आबादी, उनकी फौज, उनकी सारी चीजें। सो एक तो हमारे यहाँ वो सेंस ऑफ मतलब है एक अकम्पलिशमेंट है। या दूसरा जो हमारे यहाँ तनकीद होती थी, हमारे जैसे भी करते थे, इफ्तिखार भाई भी करते थे, आप भी सारे, कि पाकिस्तान की जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट फौज जो है उनका बजट है, पैसे हैं, तनख्वाहें हैं, खर्चा है, सारा कुछ है। एटलीस्ट उन्होंने इस दफा डिलीवर करके दिया। वही बात कि जंग बड़ी अनडिजायरेबल होती है, लेकिन जब इंपोज हो जाए तो देन यू हैव टू फाइट। आपने गुलाम तो नहीं बनना होता किसी। अच्छा, सिफारती मास पे हम कहां खड़े हैं क्लासा साहब? सर सहाफती महाज पे सिफारती सर, सिफारत सर, दुनिया का कोई मुल्क, मैं उसी पे आ रहा हूं सर, मैं डिप्लोमेटिक में समझ गया आपका सवाल। 1 साल पहले कोई हमारे साथ नहीं खड़ा था और पूरी दुनिया इंडिया के साथ खड़ी थी। हर कोई हमारे पे आते जाते, हमें दुनिया में कोई पटाखा बजता था हमारे पे इल्जाम लगता था और हम बेचारे बन के फिरते थे। एयरपोर्टों पे इज्जत नहीं थी, दुनिया में कहीं इज्जत नहीं थी। 1 साल जो उस वक्त उस मतलब जंग ने जो नैरेटिव बदला है पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों के बारे में, हमारा अपने बारे में, कि अब दुनिया भर के मुमालिकों की, मतलब कौन सोच सकता था कि अमेरिका की, ईरान की, मिडल ईस्ट की, इसराइल की जो भी जंग हुई है उसके फैसले, उसकी आर्बिट्रेशन, उसके मुज़ाकरा इस्लामाबाद में होंगे और ट्रंप साहब रोज़ाना पाकिस्तान से पूछ के ट्वीट करेंगे। वहाँ तो मजाक बन चुका है कि जनाब के ट्रंप साहब की फॉरेन पॉलिसी शायद पाकिस्तान चला रहा है, रोज़ाना वो कहते हैं पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर मैंने ये किया है, ये किया है, वो किया है। आज पूरी दुनिया जो है तकरीबन, अभी ये आपको 23 मार्च गुजरा है, दुनिया के 100 से ज़्यादा हेड्स ऑफ स्टेट्स ने पाकिस्तान को मुबारकबाद दी है सर, तो कभी नहीं हुआ था पहले। दुनिया का हर मुल्क बातचीत करना चाहते हैं, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज आपके साथ मुआहदे करना चाहते हैं, आपकी दुनिया में इज्जत बढ़ी है। और इंडिया इस वक्त जितनी बिगेस्ट आइसोलेशन में गया है, मेरा नहीं ख्याल है कि पिछले 78 ईयर्स में कभी भारत इतनी मैसिव डिप्लोमेटिक उस आइसोलेशन में गया है। और हम इतनी ज़्यादा, हमें डिप्लोमेटिक ऑनर मिली है, इज्जत मिली है, कंपनी मिले। बस दुआ करें अल्लाह ही हमारी इस्तें कायम रखे, बस सस्टेन करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इफ्तिखार साहब एक क्लिप आपको एक सुनाता हूँ, ज़रा देखिएगा सर, जवाब इस पर ज़रूर दीजिएगा कि ये क्लिप में जो भारतीय पंजाब के सीएम है वो क्या कह रहे हैं, और उसके बाद फिर ज़रा आगे की तरफ में तबसरा भी कर दीजिएगा कि क्या भारत के अंदर अब हालात इस हद तक पहुँच चुके हैं कि असम्बली में इस तरह की बातें हो रही हैं। ज़रा क्लिप चलाइएगा। इफ्तिखार साहब, ये भारतीय पंजाब के सीएम थे, वो कहते हैं जंग कहीं और लगती है, मिसाइल हम पे गिरते हैं, अगली दफ़ा आएंगे तो हम कहेंगे ठीक है यहाँ से निकल के चले जाएं दिल्ली की तरफ। आप दिल्ली जाना होता है, पठानकोट पे हमें रुकना पड़ता है, हमारी फौजियों की का जो रेंट हमसे लिया जाता है। मेरे ख्याल उनसे कोई पैसे मांगे थे 7-8 करोड़ रुपए, ये फौजी आपके पास आए थे। फिर उन्होंने कहा कि कभी हमें कहते हैं पाकिस्तान से लड़ो, कभी कहते हैं ठीक है ना लड़ो। तो ये कोई भारतीय पंजाब के अंदर कोई नाराज़गी इस हवाले से पाई जाती है या सीएम साहब का कोई अपना सियासी मसला है? बिल्कुल वहाँ पे नाराजगी है और ये आज से नहीं है, ये भिंडरावाला के दौर से देखिए अब तक की है और मुसलसल है और चली आ रही है। और आप इसके कांधे बाहर भी देखेंगे, हिंदुस्तान से बाहर भी ये जो इनका खिंचाव है वो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आता है। और ये जो
बात कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के, असल में यहाँ भी इंतखाब होने वाला है किसी वक्त भी, और बीजेपी की कोशिश है कि ये जो मार्का है वो जीत जाए और इसको भी अपने कंट्रोल में ले ले। दिल्ली के बाद सबसे जो बड़ा अच्छा है वहाँ के लोगों को यही है, इट विल बी पंजाब बाई कंट्रोल बाई दी बीजेपी। जैसे रऊफ कह रहा था, वहाँ पे हर वक्त एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है जिसमें पाकिस्तान दुश्मनी हो और हिंदुत्व, जो कि एक सेकुलर मुल्क था जो, और जिसकी दुनिया में जो एहतराम था वो इसी बिना पे था, वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया। अगर आप असम और बंगाल के इंतखाबी जो जलसे थे उनको सुनते तो आपको यकीन ना आता कि क्या हम एक महज़ब दुनिया में रह रहे हैं, और वहाँ की जो सियासी क़यादत है, क्या उसका जो लबो लहजा है और जो उसका ढंग है सियासत के बारे में, क्या वो किसी तौर पर भी जमहूरी है। असल में जो इशू है वो है हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड करना। अब बंगाल के इलेक्शन में 27-28% मुसलमान थे, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर सूरत हाल हुई है वो हमारे सामने है। और इस सारे खिते के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी थे या भी लेफ्ट विंग था, वो बुरी तरह उसको शिकस्त हुई है। तो ये बात जो रऊफ ने कही है बिल्कुल ठीक है कि उनका जो बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है वो उसको बहुत बुरी तरह कंट्रोल करना चाहते हैं, बिल्कुल ट्रंप की तरह, जिस तरह ट्रंप टेक्सास के बारे में सोचता है और लोगों को निकालना चाहता है अपने मुल्क से इस बुनियाद पर कि ये कैसे हमारे मुल्क में आ गए हैं, इनको डिपोर्ट करो। तो उनकी ये पॉलिसी वाज़ेह है कि अब देखिए 90 लाख वोटर्स उन्होंने वोटिंग लिस्ट से निकाले, 90 लाख वोटर। तो अगर 90 लाख वोटर को उनकी जो नशिस्तें हैं उस पर तकसीम किया जाए तो हर नशिस्त के ऊपर तकरीबन 10-20 हज़ार 30 हज़ार से ज़्यादा क्या वोटर जो है उनका नाम डिलीट किया गया इलेक्शन से पहले। और जो इलेक्शन रिजल्ट हमारे सामने आया है, सीट टू सीट अगर देखें तो उस 90 लाख वोटर की डिलीट किए जाने की बिना पर उसमें बहुत फ़र्क पड़ा है। डिलीट कौन हुए हैं? जो लोग ईस्ट पाकिस्तान जो हमारा था, जो आज बांग्लादेश है, वहाँ से माइग्रेंट हैं और 2-2 नस्लों से माइग्रेंट हैं वहाँ पे, उनके वोटों को डिलीट किया गया है। वो भी एक बहुत बड़ी स्कीम के तहत ये सारी खेल कर रहे हैं। और ये तो खुशकिस्मती है कि वफाक में मरकज़ में उनकी इतनी मेजॉरिटी नहीं आ सकी, और जो वहाँ पे जॉइंट एफर्ट की अपोजिशन है उसमें वो कामयाब रही। लेकिन अब जो नतीजे आए हैं सूबों से, ये अगले इलेक्शन जो हमारे इलेक्शंस के साथ ही तकरीबन होंगे, बड़े एक सिग्निफिकेंट इलेक्शन होंगे कि वहाँ पे अगर यही जीते हैं बीजेपी वाले, जब हिंदुत्व का ये रुझान वहाँ पे रहता है, साउदी अरब वहाँ पे, और जैसा अभी कल ही उन्होंने उनकी आर्म फोर्सेज के जो मीटिंग्स हुई ने लॉट फ्रॉम जो वाक़या है वो रीग्रुप कर रहे हैं। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, इतना बड़ा मुल्क है, उसकी फौज इतनी बड़ी फौज है, उसका ये बैठ के तय करना है कि हम अपने आप को रीग्रुप करते हैं। साफ ज़ाहिर है कि वो असला भी खरीदेंगे तो हमारे खिलाफ ही खरीदेंगे ना, हमारे हक पर तो नहीं खरीदेंगे। इस सतह में असले की खरीदो फरोख्त की दौड़ तो जारी रहेगी, और जब ये खरीदो फरोख्त जारी रहेगी, जैसे लोग कह रहे हैं गुर्बत वहाँ भी है, बिल्कुल मैं मानता हूँ गुर्बत वहाँ है, लेकिन उस पाकिस्तान को भी गुर्बत का सामना करना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ कि फौज पाकिस्तान का जो बजट है उसने ये साबित किया कि वो हकदार थे एंड वो हमें डिफेंड करने में कामयाब रहे। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि हमें अपने इक्तिसादी मामला को भी देखना चाहिए ना, किसी भी सेक्टर में ऐसे इकदाम उठाने चाहिए जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज को अन कर दें। जो आप फॉरेन एक्सचेंज अन करेंगे तो आप और भी खर्च कर सकते हैं। मैं तो इस तक अगर एक साल के लिए अपने बजट को रोकना भी पड़े और उस बजट के से हमें खरीदने पड़ते हैं और असला खरीदते तो हमें अपने दुश्मन का पीछे से दूर के अंदर जाना चाहिए। लेकिन
अल्टीमेटली मुझे आवाम की बात भी तो करनी है ना, और मैं उस पर थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। ये तमाम कामयाबियों के बाद अगर इस कामयाबियों का नतीजा मेरी खाने की मेज़ पर रात को नहीं होता, बच्चे के स्कूल में नहीं होता, मेरे ट्रांसपोर्ट में नहीं होता, मेरे हॉस्पिटल में नहीं होता, तो मुझे इस पर सोचना तो चाहिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। क्लासा साहब, अगर क्विकली आप अभी कमेंट करना चाहें, कोई फॉल्ट लाइन है पंजाब, भारतीय पंजाब में जिस तरह से उनके सीएम फरमा रहे हैं, या एक रूटीन की बात है, वहाँ इतनी लिबर्टी है कि वो बात कर सकें? नहीं, मतलब ये कि यहाँ पे पंजाब में जैसे इफ्तिखार साहब भी कह रहे थे, अब ये बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है जो उनके वज़ीर आला साहब ने दिया है, और वो इस तरह खुल के बात करते रहते हैं। और ये बात भी ठीक है कि उनकी बड़ी आंख है उसकी बीजेपी की कि ये जो पंजाब है बड़ा क्रूशल है, की है, पाकिस्तान का बॉर्डरिंग है, तो इस पे उनकी हुकूमत है जो अभी तक वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। तो ये तो मेरा ख्याल है जब करतारपुर खोला गया था आज से कोई 6-7 साल पहले, और जिस तरीके के हमेशा पाकिस्तान में आपको पता है इंडिया से आने वाले जितने भी हों, वहाँ पे विजिटर आते हैं या वहाँ पे हमारे सिख भाई आते हैं या हिंदू भाई आते हैं, पाकिस्तान में उनको बड़ा वेलकम किया जाता है, पाकिस्तान में हॉस्पिटैलिटी की जाती है, डिस्पाइट जो भी बैड ब्लब जैसा भी होता है। आम सतह पे आम लोगों के लिए बड़ा मतलब प्यार है यहाँ पे। कभी किसी ने, आपने ये वाक़या नहीं सुना होगा किसी के साथ बदतमीज़ी की गई हो, गलत किसी ने जुमला कह दिया हो, किसी ने कोई ऐसा कोई रवैया रखो, नेवर। जो भी पाकिस्तान से होकर जाता है, इंडिया से जो भी आते हैं, बड़ी तारीफ़ें करते जाते हैं, और वो चीज़ें हमारे सिख भाइयों ने या हमारे हिंदू भाई जो भी आते हैं सारे देख के गए। वो ये समझते हैं कि हर साल, जो मैंने पहले भी कहा, जो ही चुनाव के करीब आते किसी रियासत का, तो आप लोग एक जंग का माहौल पैदा कर देते हैं। कोई वहाँ पे हादसा हो जाता है, कोई ट्रेजिडी हो जाती है, कोई वहाँ पे कोई दहशत गर्दी हो जाती है, जिसके लिए वी ऑल मतलब फील सॉरी के बेचारे इनोसेंट लोग पाकिस्तान में भी होती है, पाकिस्तान में भी मारे जाते हैं, बलूचिस्तान देखें, खैबर पख्तूनख्वा देखें, इंडिया में भी होते हैं और भी दुनिया के मुल्कों में होते हैं। इनोसेंट आदमी कहीं भी बेचारा दहशत गर्दी का शिकार होगा, हम उसके साथ सिंपथाइज भी करेंगे और मजम्मत भी करेंगे, लेकिन अब उसका मकसद ये नहीं होता कि आप उठ के जहाज़ें, तोपें, मिसाइल मार के तो उसके बाद एक पूरी जंग लड़ लें क्योंकि आपने 4 रियासतों के इलेक्शन जीतने हैं। ये वो बात कह रहे हैं, ये जो अभी उनके वज़ीर आला साहब जो हैं, वो ये बात कहते हैं कि जब आपका दिल चाहता है जी जंग लड़ते हैं जी, अब नहीं लड़ते जी दोस्ती करते हैं, अब नहीं जी फिर लड़ते हैं। सो ही बस मतलब है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि अगली दफ़ा आएंगे दहशतगर्द, अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की नहीं होनी चाहिए चीज़ें, तो हम कहेंगे दिल्ली जाइए, आपकी लड़ाई तो दिल्ली वालों से, हम पंजाब वाले आपको क्या कह रहे हैं। तो दैट्स वेरी वेरी एक्सट्रीम, एक अगर देखा जाए भारतीय कंटेक्स्ट में ये बड़ा बयान है। और इससे बड़ी तनकीद जो है, मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, राजनाथ जिनका उनके डिफेंस मिनिस्टर का नाम ले रहे थे और ये कह रहे थे कि मैं कह के आया हूँ उनको, ये नहीं कहा कि मैं आपको सुना रहा हूँ, कहते मैंने उनको ये बात की है। सो दैट्स ए वेरी ह्यूज, आप उसे अब, लेकिन बात वही है कि जो अभी इफ्तिखार साहब कह रहे थे कि वहाँ पे अपोजिशन पार्टी जो सेकुलर हैं, मॉडरेट हैं, या पाकिस्तान के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप चाहती हैं, उनकी स्पेस बहुत कम रह गई है, उनकी वो मार्जिनलाइज बहुत हो गया। पहले कांग्रेस हुई है, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अगर इंडिया थी वो बात करती थी, वो साइड पे हुई, फिर ममता बनर्जी को देख लें वहाँ पे हुई, फिर हमने यहाँ पे अब बिहार में देख लें, असम में देखें, केरला वगैरह अभी। सो वो जो उनका, ये मैं पढ़ रहा था कि 22, ये बल्कि इनके इलेक्शन से पहले अभी 2 इन्होंने और जीते हैं पिछले 1-2 सालों में, 22 रियासतें जो हैं वो बीजेपी के पास थी सर, भारत की, मजीद 2-3 का ऐड हो गया है। तो पीछे बचता क्या है? नो, दैट्स वन पार्टी रूल। जब वन पार्टी रूल आ जाए, बीजेपी ही पूरे मुल्क में, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, एक ही पार्टी हर रियासत में बैठी होगी और विद ए वेरी एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा, पाकिस्तान बैशिंग, मतलब मुसलमान हेटिंग, माइनॉरिटीज़ हेटिंग, आपके अंदर इतनी बड़ी एक लड़ाई आपने खुद शुरू कर दी है। इससे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता कि आपके यहाँ मतलब मुसलमान अपने आप को इनसिक्योर फील करें, दलित करें, सिख करें, जो भी है वो सारे करें। आप सबके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, रियासत सबकी होती है। जो अगर नेहरू साहब ने, गांधी साहब ने अगर सेकुलरिज्म का उन्होंने सिस्टम बनाया था या आइन बनाया था, बड़े समझदारी का काम था कि इतना बड़ा मुल्क है, इतनी डाइवर्सिटी है, मज़हब की, लैंग्वेज की, ज़बान की, कलर की, कौमों की, एक मज़हब एक ज़बान नहीं चल सकती। मतलब नेहरू साहब ने या बाकी लोगों ने कुछ सोच के किया होगा, आपने रिवर्स कर दिया, नहीं जनाब क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, हम भी एक हिंदू रियासत बनेंगे। आपकी और हमारे में बड़ा फ़र्क है बहुत सारी चीज़ों का। आपके यहाँ मतलब हम इतना बड़ा मुल्क नहीं है, हम तो उनके उत्तर प्रदेश के बराबर की बात है, यूपी का सूबा और पाकिस्तान बराबर है, एक जैसा है। यू आर 1.5 बिलियन, हज़ारों कौमें हैं, लैंग्वेजेस हैं, मज़ाहब हैं,
रेसेस हैं। अब सबको अब आप एक मजहब की आंख से देखेंगे। मुझसे अगर पूछें तो उनको जो नुकसान हो रहे हैं उन्हें खुद भी एहसास है, बहुत सारा वहाँ की इंटेलिजेंशिया को लेकर वो लड़ रहे हैं बेचारे। उनकी अपोजिशन मतलब थोड़ी तादाद है, इतनी नहीं रह गई, वो उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं कर पा रहे नफरत की जितनी वहाँ बीजेपी कर पा रही है पाकिस्तान के मामले पे। ये इंडिया के लिए इटसेल्फ अच्छी चीज़ नहीं है, जमहूरियत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। अमेरिका इसराइल मामलात के ऊपर भी बात कर लेते हैं। ईरान के साथ जंग बंदी कब तक रहेगी? इफ्तिखार साहब, इस तरह जंग बंदी के हवाले से बताइएगा सर, इसका क्या आपको फ्यूचर लग रहा है? क्या कोई गोलियां चलने की उम्मीद पैदा हो रही है या अमन मुआहिदा जो है वो बहुत जल्द टेबल पे होगा जिसका ऐलान हो सकेगा? डॉक्यूमेंट्स तो ऑलरेडी दोनों अफ्रीकन ने एक्सचेंज किए हुए हैं थ्रू पाकिस्तान, लेकिन वहाँ पे गोलियां चलने से के बारे में मैं कोई भी नहीं आपसे बात कर सकता, क्योंकि जो नया एक रोल और कैरेक्टर आया है वो है यूएई का, कि वो रोल क्या होता है। बाकी जो वहाँ पे रियासतें हैं, बाकी जो मुल्क हैं, उनको इस बात की रियलाइजेशन होगी है कि अमेरिका उनको डिफेंड नहीं कर सकता, और ये जो अमेरिका को खरबों रुपया देते हैं और देते रहे हैं अपने दिफा के लिए, उसमें अमेरिका बुरी तरह नाकाम हुआ है। और अब ये बात भी सामने आ रही है कि अमेरिका को इस जंग में बहुत भारी नुकसान हुआ है। तकरीबन 323 ऐसी उनकी टारगेट्स हैं जो हिट किए हैं ईरान ने। ईरान के बारे में वो बिल्कुल गलत अंदाजा लगाए बैठे थे। उनका ख्याल था कि ईरान के पास इस किस्म की जंग के लिए लवाजमात सिरे से मौजूद ही नहीं है, और ये वाकई उसकी बात 2-2.5 दिन के बाद जो ईरान है ये ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, लोग सड़कों पर नारे मारेंगे आके अमेरिका जिंदाबाद के। ऐसा नहीं हुआ। तो ये उनकी जो रेजिलियंस है, जो उनकी रेजिस्टेंस की पावर थी, उसकी वजह से हुआ। लेकिन जो रवैया है ट्रम्प के इजराइल का, उसमें रफ्ती भर तब्दीली नहीं आई। गुज़श्ता रोज फिर उसने गजा के इलाके में कारपेट बमिंग की है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो इस बात को हमें हमेशा सामने रखना चाहिए कि ये वाकया बिल्कुल एक बड़ी जंग में बदल सकता है। हमारा इंटरेस्ट ये है कि देखें, ईरान एक कमज़ोर ईरान अगर हो तो मेरा इतना बड़ा बॉर्डर लगता है ईरान का बलूचिस्तान के साथ, अगर वो कमज़ोर हो जाता है और तो फिर जो हिंदुस्तान है जो दरअंदाजी करता है उस बलूचिस्तान के बॉर्डर को इस्तेमाल करके हमारे मुल्क के खिलाफ, तो मेरे खदशात तो मेरा खौफ और बढ़ जाता है। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये सेटलमेंट हो जाना चाहिए पीसफुली। हमें एहतराम करना चाहिए मुल्कों की जो अपनी खुद सलामती का एक तस्वर उसके बारे में। और इसके अलावा एक बात और भी है कि यूनाइटेड नेशन बिल्कुल एक नाकाम अदारा साबित हुई और वो इस सारे मामले में कोई रोल प्ले नहीं कर सकती। नेटो अलबत्ता इस जंग से अपने आप को उसने दूर रखने की कोशिश की, लेकिन उसने भी कोई इतना इफेक्टिवली रोल प्ले नहीं किया जो वो कर सकता था। मुझे एक ही है, वो ही बहुत वाज़ेह क्लियर हेडेड थी इस सारे इशू के अंदर। बाकी कोई दुनिया में आप देखें ऐसा कोई बात नहीं हुई। तो जंग का मैं तो नहीं इसको रूल आउट करता। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, मेरे पास वक्त बिल्कुल 1-2 मिनट रह गए। मैं क्लासा साहब से चाहा था कि जब इसको कंक्लूड करूँ, क्लासा साहब जरा क्विकली सर अगर एक आध 1.5 मिनट में मुझे ये फरमा दें कि क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, इस कोई पीस एग्रीमेंट होगा या कोई दोबारा से सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगा? मेरा ख्याल है जो मौजूदा स्टेटस को है ना सारी इसी तरह जारी रहेगा और पीस डील होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हो सकते हैं दोस्तों को बड़ी अजीब सी बात लगे, अमेरिका के लिए मिडल ईस्ट हैज़ बीन ए ह्यूज बिजनेस। लास्ट ईयर आपको याद हो जब ट्रम्प साहब गए थे, उन्होंने 3 मुल्कों के दौरे किए, दुबई गए, सऊदी अरेबिया गए, कतर गए, वापसी पे $1000 अरब वो लेकर गए थे, $1000 अरब। और इन यहाँ गल्फ़ की रियासतों ने जो वहाँ पे उनको एयर बेसिस दिए हुए हैं, वो किस बेसिस पे दिए हुए हैं? वो उन्होंने ईरान के प्रोटेक्शन की वजह से दिए हुए थे। ये मेरा व्यू है, दोस्त उससे डिसएग्री कर सकते हैं।
अमेरिका को इतना सूट नहीं करता कि पूरा मौजूदा उनका रेवोल्यूशनरी रजीम ये कोलैप्स कर जाए। वो बाकी अगर इतना सारा कर सकते तो मजीद भी कर सकते थे। उन्हें ईरान इतना ज़रूर चाहिए कि जिससे मिडल ईस्ट के ममालिक डरते रहें और वो अपना प्रोटेक्शन, अपना उनको अम्ब्रेला जो है ना इसका डिफेंस का वो ऑफ़र करते रहें। सो ये ईरान को भी सूट करता है कि ईरानियन को भी ज़रूरत है, दो चार दुश्मनी को सर गल्फ़ की भी ज़रूरत है, उन्हें इसराइल की और ईरान की भी, अमेरिका की ज़रूरत है। ऐसे अमेरिका को ज़रूरत है जनाब कि ईरान का खौफ टेरर जो है थोड़ा सा गल्फ़ पे ही रहे। सो स्टेटस को सूट करता है ये, इसको ईरान को भी करता है और अमेरिका को भी करता है। अगर यहाँ पर रजीम फाल कर जाता और बिल्कुल कोई ऐसी हुकूमत आ जाए जो उस गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ दोस्ती करे, मोहब्बत करे, जैसे शाह ईरान के दौर में था 79 से पहले, तो अमेरिका के फिर वहाँ प्रेजेंस का क्या उसका जवाब बनता है। और लास्टली ईरान अगर चाहता है कि अमेरिका को फाइनेंशियल या जंगी नुकसान हो, उसका बड़ा एक छोटा मुंह बड़ी बात जो मैं कहने वाला हूँ सर, फिर ईरान को तमाम अपने मामलात ख़त्म करके जो खौफ और लड़ाई झगड़े का एक है इनके दरमियान, इनके G7 कंट्रीज़ जो है, GCC जो है आपके गल्फ़ के 7 कंट्रीज़, तो ईरान उनके साथ इस लेवल के तल्लुकात बना सकता है, मुआहदे कर सकता है कि मेरी तरफ से कोई ख़तरा नहीं है, कोई जंग नहीं है, नो वार पैक्ट करते हैं। उसी दिन अमेरिकन ये जॉबलेस हो जाएंगे, उसी दिन उनको पेमेंट बंद हो जाएगी, उसी दिन अड्डे बंद हो जाएंगे। अड्डे जितने भी बने हुए हैं ये उसके ईरान के खौफ की वजह से बने। ईरान चाहता है कि अमेरिका जॉबलेस हो, इसकी इकॉनमी, जंगी इकॉनमी को उसने हल्ट करना है, तो हाल इसी में है कि ये जो आपके गल्फ कंट्रीज हैं उनके ऊपर से अपना खौफ हटाएं, उनके साथ नो वार पैक्ट करें, पीस करें और एक दूसरे के साथ तल्लुकात नॉर्मल कर लें। बहुत शुक्रिया रऊफ क्लासा साहब, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपके वक्त का। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतनी याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।